यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? अच्छा, यहां से न्यूटन का योगदान आना शुरू हो गया था। अभी तक जो पिछली क्लास में हमने किया था वो सारा केपलर का योगदान था प्लैनेटरी मोशन का। यहां से न्यूटन ने योगदान देना शुरू किया था, तो इस और ये लॉ भी न्यूटन ने दिया था, तो इसको हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी बॉडीज हैं उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है। बस एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि उन बॉडीज के पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा पार्टिकल तो है नहीं जिसके पास मास ना हो, तो इसलिए कोई ऐसी चीज जिसके पास मास ना हो तो उसके ऊपर तो ये लॉ लगेगा नहीं, बट उसके अलावा हर एक बॉडी के ऊपर ये लॉ लगेगा। अब ये लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, ठीक है, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और ये जो फोर्स है हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। ये जो फोर्स है हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि नेचर में जितने भी दो मासेस है ना वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि ये मेरे हाथ में दो मार्कर है और ये किसी टेबल पे दो मार्कर पड़े हैं, तो ये लॉ ये कहता है कि ये दो मार्कर भी किसी ना किसी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस वाले लॉ के अंदर कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता, सबसे पहले केवल क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि ये मेरे पास दो बॉडीज हैं, लेट अज्यूम कि ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। ये जो फोर्स है ये अलोंग द सेंटर ऑफ द लाइन लगता है कि अगर इस बॉडी और इस बॉडी के बीच का डिस्टेंस, मैंने ये अज्यूम कर लिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इन दोनों बॉडीज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होगा? दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 2 एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि इन दोनों बॉडीज को मैंने r डिस्टेंस से दूर करके रखा है, तो इस बॉडी के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा और इस बॉडी के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, दोनों बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स बराबर होगा। इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स बराबर है, और जो वो फोर्स है वो डिपेंड किस पे करता है? इसके मास के ऊपर, इसके मास के ऊपर और इस चीज के ऊपर कि मैंने दोनों मासेस को कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम ये चीज स्टडी करने वाले हैं थोड़ी देर में कि फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, यहां भी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, बट जो डिस्टेंस है एक तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हुआ, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हुआ तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों हुआ, ठीक है। तो अभी पहले इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि मेरे पास तीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और फिजिक्स में हमें एक आदत होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, और यहां पे जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं उस कांस्टेंट का नाम होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो वो हो जाएगा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये हमारे पास नेट फोर्स होता है जो इस बॉडी के ऊपर भी लग रहा है और जो इस बॉडी के ऊपर भी लग रहा है, ठीक है। जनरली क्या होता है, हम ये जो फोर्स की बात देख रहे हैं हम किसके ऊपर देख रहे हैं? अर्थ के ऊपर। हम तो अर्थ के ऊपर रहते हैं ना। अब मैंने ये कहा कि ये पेन जैसे ही मैंने ड्रॉप किया ये अर्थ की तरफ क्यों भागा? इस फोर्स की वजह से। ये फोर्स इस पेन के ऊपर लग रहा है, यही फोर्स मेरी बॉडी के ऊपर भी लग रहा है, यही फोर्स अर्थ के ऊपर भी ये पेन लगा रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगा तो बॉडी अर्थ के ऊपर नीचे चली गई, बट सेम फोर्स अर्थ के ऊपर भी लग रहा है, तो ये बॉडी इसकी तरफ क्यों नहीं जाती? वेरी गुड, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो इसका इसलिए एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो हमने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और A इज इक्वल टू F बाय M।
इसका मास ज्यादा और इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, तो इसीलिए ये बॉडी नहीं हिलती क्योंकि इसका मास इस पेन के मुकाबले करोड़ों अरबों टाइम्स ज्यादा है। तो इसलिए ये अपनी तरफ किसको खींच लेती है, पेन को खींच लेती है, या आपको खींच लेती है, हमें खींच लेती है, या धरती पे सारी चीजें जो भी स्टेबल है वो सारी धरती की तरफ ही अट्रैक्ट इसलिए होती है क्योंकि सबका मास अर्थ के मास से कम है। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, ये हमारा हो गया फोर्स। इस फोर्स, अच्छा फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, ठीक है, क्योंकि फोर्स है तो ये भी कैसी क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसका ये तो मैग्नीट्यूड है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अभी डायरेक्शन वाले पार्ट पे हम थोड़ी देर में आएंगे। तो यहां पे सबसे पहले अब मैं इस कैपिटल जी को आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये कैपिटल जी क्या होता है। इस कैपिटल जी को बेटा हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मतलब कि अगर अर्थ और सन के बीच में भी ये फोर्स है, अगर एक बॉडी मेरे पास, ये देखिए ये मेरी अर्थ है जो कि सन के चारों तरफ घूम रही है, तो इन दोनों के बीच में भी यही फोर्स लग रहा है। और ये जो फोर्स लग रहा है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, मास ऑफ द अर्थ के ऊपर, मास ऑफ द सन के ऊपर, और अर्थ और सन की जो बीच की दूरी है दैट इज 1 AU के स्क्वायर के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। और क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, ये जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये इसमें सेम रहेगा, चाहे अर्थ मुझे खींच रही हो या अर्थ को कोई और खींच रहा हो, या अर्थ और मून की बात करें, किसी भी चीज की बात करेंगे, जो ये कैपिटल जी की वैल्यू है बेटा हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और अगर ये कांस्टेंट रहेगी तो इसकी एक यूनिट भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, अगर मैं चाहूं जी की वैल्यू फाइंड आउट करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, तो जी इज इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2। यहां से मैं जी की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो हमारे पास जी की जो यूनिट आ जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आर की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इस जी की वैल्यू हम ऐसे लिख देंगे 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। अब इस जी को डिफाइन कैसे करते हैं, जी को डिफाइन करने के लिए हमने क्या माना कि कोई दो बॉडीज हमें लेनी है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम इस फोर्स की स्टडी करेंगे हमेशा दो बॉडीज के कंपैरिजन में करेंगे, दो बॉडीज के बीच में करेंगे, ठीक है। तो हमेशा दो मास होने जरूरी है अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का असर देखना हो तो। एक मास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, एक मास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि ये मास ने इस मास को अपनी तरफ खींचा। यहां पे मैं इसको क्या मान के चलता हूं, मास ऑफ अर्थ, और ये मान लो कि ये मास ऑफ पेन है यहां पे, ठीक है। ये मास इसकी तरफ खींचता चला आ रहा है, मतलब कि इस वाले मास ने ना चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करी होगी, इसने अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करी होगी। उस क्रिएटेड ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट में जैसे ही ये मास आ गया इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया। अब ये भी है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इस वाले मास ने भी क्रिएट करी होगी, क्योंकि एक मास के अंदर ये ताकत है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर सकता है। इसने भी इसकी तरफ उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, बट कारण वही आ जाता है कि इसका मास बहुत ज्यादा है, और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड जब यहां तक आई ये और कमजोर पड़ गई और ये इसको अपनी तरफ एक पुलिंग फोर्स क्रिएट नहीं कर पाई। वेयरएज इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी और उसकी वजह से फोर्स लगा, इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है, अच्छा अब हमें देखना है कि व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये मेरा मास है मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 1 kg एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस इज 1 मीटर, ठीक है। ये मैं एज्यूम, अभी सारी चीजें लिखवाऊंगा।
ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे कि G इज इक्वल टू F हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज दैट फोर्स, इस समय तो फोर्स के बराबर आ गया ना, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज दैट फोर्स व्हेन the masses of unity are separated by a distance of 1 मीटर। उस समय मतलब कि अगर मैं कोई दो बॉडी मान के चलूं और उन दोनों बॉडीज का मास मैंने 1 kg मान लिया और उन दोनों बॉडीज को मैंने 1 मीटर की दूरी पे रखा, तो उस समय जो फोर्स लग रहा होगा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G के बराबर होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक तरीके का फोर्स ही है, बट डिफाइन करने के लिए हमने इसको इसके सारे बाकी पैरामीटर्स को यूनिटी डिफाइन किया है। ठीक है, लिखो इसको। G is the force, G is the force when mass of both the bodies are 1 kg. G is the force when mass of both the bodies are 1 kg and they are kept at a distance of 1 meter, and they are kept at a distance of 1 meter. ठीक है, अब इसमें एक चीज है कि क्योंकि फोर्स क्या होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया, तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये चीज हमें पता चल गई है कि फोर्स क्या है। इसको दोबारा बना लेता हूं एक बार कि मेरे पास कोई दो बॉडीज हैं, एक का मास m1, एक का मास m2। अच्छा, जब भी एक बात बता देता हूं कि जब भी हम ये काम अर्थ के ऊपर कर रहे होते हैं ना, तो इस फॉर्मूले में जो ये बड़े वाला मास है ना, इसको हम me लिख देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू G m2 divided by r square, where this me is nothing but mass of the earth। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर दूंगा कि अर्थ आपकी बॉडी के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, अर्थ इतना फोर्स लगा रही है। ठीक है, बस उस केस में जो ये एक मास है वो अर्थ का हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? अगर आपको पता हो तो अर्थ का मास क्या होता है, लिख लीजिए। अर्थ का जो मास होता है इट इज 10 की पावर 24 kg। अच्छा, कई बार ये भी पूछा जाएगा कि जो अर्थ का जो ये रेडियस होता है, न्यूमेरिकल में लगेगा द रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। ये दोनों डाटा नोट कर लीजिए। जो अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर होता है और जो मास होता है वो लगभग 10 की पावर 24 kg होता है। अच्छा, अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि मेरे पास दो बॉडी है, इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। ये हमने देख लिया कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी मासेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाती हैं और उस फोर्स का जो नेचर होता है हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा और जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा सेम होगा, ये भी हमें पता है। अब लेट्स सपोज कि इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से लगेगा। बॉडी 1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा, कौन लगा रहा है बॉडी 1 के ऊपर फोर्स? यहाँ अर्थ नहीं लगा रही। अभी यहाँ पे अर्थ भाई कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे या तो m1 है या m2 है। इस सिस्टम में देखो, इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो लगा रही है ये। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2। ऐसे ही एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि इसके ऊपर फोर्स इसकी वजह से। कैसे पढ़ेंगे इसको? फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। अब इसको ऐसे ही नोट डाउन करना। अब ये फोर्स होता किसके बराबर है? फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2 इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
क्योंकि ये फोर्स है तो ये एक बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से सुनो मेरी। और एक फुल वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, एक फुल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम तो उसका एक तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर। ये तो मैंने बता रखा है कि किसी फुल वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर कहां है, हम उसके लिए इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। क्या है कि यहां अब जैसे ही इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये बॉडी कहां की तरफ जाएगी, इसकी तरफ जाएगी, तो ये बॉडी अपने पॉइंट से यहां की तरफ मूव करेगी। ऐसे ही जब ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो ये बॉडी यहां की तरफ मूव करेगी, मतलब कि बॉडी 1 अप्रोच करेगी बॉडी 2 की तरफ और बॉडी 2 अप्रोच करेगी बॉडी 1 की तरफ। अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं, तो जब आपकी बॉडी यहां से लेके यहां ट्रेवल कर रही है, ये हम केवल इसको एज्यूम कर सकते हैं कि जब बॉडी यहां से यहां ट्रेवल कर रही है तो इसका अपना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। लेट्स सपोज जब बॉडी यहां से यहां जा रही है, क्योंकि बॉडी 1 जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो बॉडी यहां से यहां ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। और जब ये बॉडी यहां से यहां जाएगी, रेफरेंस पॉइंट तो यही रहेगा, रेफरेंस पॉइंट एक बार ले लिया तो वो चेंज नहीं हो सकता, तो इसको हम ले लेते हैं वेक्टर R12। जब फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, जो बॉडी 1 के ऊपर फोर्स लगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसका मैंने क्या माना, R21। तो ये मेरा कंप्लीट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स का। वेयर एज अगर हम बात करें फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, इट इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू इसका यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर को मैंने मान के चला हूं R12। अब आप कहोगे कि अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर है, यहां पे दोनों फोर्सेस के रिलेशन में कुछ डिफरेंस आ गया। यहां पे आया R21 और यहां पे आया R12। इसको कैसे टैकल करेंगे, इसको ऐसे टैकल करेंगे कि अगर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट था, जब बॉडी यहां से यहां गई, यहां पे समझना, जब बॉडी यहां से यहां गई, लेट्स सपोज उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। अगर बॉडी यहां से यहां ट्रेवल गई, उसने 10 मीटर किया, तो अगर कोई बॉडी यहां से यहां आएगी तो उसने कितना ट्रेवल किया होगा, -10, क्योंकि हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो आपका R21 है वो बराबर तो है R12 के, बट फर्क किस चीज का है, उसका माइनस का। तो यही चीज अब हम इसमें लगा देंगे कि F12 तो यहां पे R21 लिख देते हैं, बट F21 के लिए हम एक रिलेशन दोबारा लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू यहां पे R12 की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ R21। अब देखो, आप ध्यान से देखो, F12 और F21 सब कुछ बराबर है, बस किस चीज का फर्क है, एक माइनस का। और इस माइनस का मतलब यहां पे ये है, इस वाले माइनस का मतलब ये है कि अगर ये बॉडी यहां जा रही है तो ये बॉडी यहां आ रही है, बस यही फर्क है। और बाकी इन दोनों बॉडीज पे लगने वाला फोर्स एक जैसा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ये इसकी कंप्लीट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है।